जो बातें हमें बचपन से बोली गई हैं, सुनाई गई हैं, सो मैं वो आपसे पूछूंगी और चाहूंगी कि वो सारे मिथ्स भी आप ब्रेक करें। श्योर मैम, श्योर, यस। ओके, सो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बिकॉज 15 सालों से भी ज़्यादा का आपको एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना चुके हैं। अलग तरीके की जो फीलिंग है, जो बड़े लोग, बुजुर्ग लोग आपको देते हैं, आपके पेशेंट जब सही होने के बाद आपको देते हैं, वो ब्लेसिंग्स, उसका कोई मुकाबला नहीं है। टचवुड, लकीली वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गई, उसकी शादी भी हो गई और उसने भी शादी में मुझे कार्ड भेजा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि यार रियली ये काम मैंने किया है। मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बिकॉज आप सोचिए कितना कुछ ठीक हो जाएगा, जो तकलीफें बहुत लंबी उम्र तक, जैसे आपने कहा कि लोग झेलते रहते हैं, वो नहीं होगा। आज आपको लगा कि यार मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बच्चे हो ही गए, बस ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो आप इससे आगे सोचोगे ही नहीं। ओके, आप वहीं रुक जाओगे। सो हाय, दिस इज़ आरजे नैनी। और जैसे कि आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं मेरे मोटिवेशनल, इसके अलावा हमारा एक नया पॉडकास्ट है जिसको रिसेंटली मैंने शुरू किया, जिसका नाम है द प्राणी पॉडकास्ट, जिसमें बहुत ही अलग अलग इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज से मैं आपको मिलवाती हूँ, जो कुछ अपनी लाइफ जर्नी के बारे में शेयर करते हैं, कुछ अपना नॉलेज शेयर करते हैं, जिनसे कई बार हम कुछ सीखते हैं, मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। सो आज एक ऐसे ही ब्यूटीफुल प्राणी हमारे साथ हैं जिनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, स्पेशली हेल्थ के बारे में। और अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो उसके बारे में बात करेंगे जो प्रॉब्लम हम सबसे ज़्यादा फेस करते हैं 30 की उम्र के बाद। और हम सबकी कंप्लेन होती है कि यार अब घुटनों का क्या होगा, कमर में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो आज बहुत सारा क्लैरिफिकेशन आपको मिलने वाला है। सो मेरे साथ हैं डॉक्टर धीरज दुबे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम। सो सर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 15 सालों से भी ज़्यादा का सर को एक्सपीरियंस है, एंड इसके अलावा सर सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। तो सर आज मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हूँ, बिकॉज जो बातें हमें बचपन से बोली गई हैं, सुनाई गई हैं, सो मैं वो आपसे पूछूंगी और चाहूंगी कि वो सारे मिथ्स भी आप ब्रेक करें। श्योर मैम, श्योर, यस। ओके, सो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बिकॉज 15 सालों से भी ज़्यादा का आपको एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना चुके हैं, मतलब हम सोच भी नहीं सकते वो सारे काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर राजस्थान की बात करें तो हेल्थ मिनिस्टर भी आपको कई बार अवार्ड दे चुके हैं, अप्रिशिएट कर चुके हैं। सो इस जर्नी की कैसे शुरुआत हुई, मतलब डॉक्टर बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? मैं जयपुर में ही एक्चुअली रहा हूँ, तो इनिशियली जब मैं जेलन मार्ग यहाँ पे एक फेमस जो यूज़ करता था, तो उसके एक तरफ एसएमएस मेडिकल कॉलेज है और एक तरफ एसएमएस हॉस्पिटल है, तो मैं वहाँ से कई बार जाता था, मेरी स्कूलिंग जब थी। तो उस टाइम पे मैं देखता था कई बार कि डॉक्टर्स उस रोड को क्रॉस करते थे, तो जब वाइट एप्रन में जाते थे तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता था। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने सडनली उसको उठाया, उसकी हेल्प की। कई बार ऐसा हुआ कि हम किसी पेशेंट के साथ मैं गया, मैं 8-9 में था, तो जब वार्ड में गया हॉस्पिटल में, तो कुछ लोग डॉक्टर को बड़ी दुआएं दे रहे थे। जी जी। तो ये सब देख के मुझे लगा कि यार प्रोफेशन तो यही है। ओके, मतलब ठीक है, बाकी चीज़ें, पैसा है, सब कुछ है, हर प्रोफेशन में हो सकता है, बट ये जो एक अलग तरीके की जो फीलिंग है, जो बड़े लोग, बुजुर्ग लोग आपको देते हैं, आपके पेशेंट जब सही होने के बाद आपको देते हैं, वो ब्लेसिंग्स, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो वो मेरा एक बहुत इंस्पिरेशनल मोमेंट था, जिससे मैं डॉक्टर की तरफ गया, डॉक्टर की तरफ। ओके, मतलब वो कोई प्रेशर नहीं था जो बचपन में जनरली होता है बच्चों पे कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है? नहीं, मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं है। ओके, आई एम दी फर्स्ट एंड ओनली डॉक्टर, सो ऐसा कोई प्रेशर कभी नहीं था। ओके ओके। सो बिकॉज मुझे लगता है कि इस पूरी जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे होंगे, और इनिशियली मतलब चीज़ें हम सोच लेते हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने में बहुत मेहनत लगती है, और स्पेशली जब कोई डॉक्टर बनता है तो काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है पढ़ाई करते वक्त। तो कुछ शेयर करना चाहेंगे, लाइक उस इनिशियल जर्नी में क्या स्ट्रगल्स आपने फेस किए, या कौन सा ऐसा वो मोमेंट था जब आपको लगा कि यार गलत फैसला ले लिया या कुछ और कर लेता? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा कि गलत फैसला ले लिया। एक्चुअली मैं बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली से ही था उस टाइम पे, बट हाँ, अच्छी चीज़ ये थी कि मेहनत करके हमारे पास एक ऑप्शन है इंडिया में कि अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं और अच्छी रैंक लेके आते हैं तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल जाते हैं, जिनकी फ़ीस उस टाइम पे काफ़ी नेग्लिजिबल थी, ऑलमोस्ट 4000 या 5000 पर ईयर थी। तो लकीली मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया था, तो मुझे उस चीज़ के कारण तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट हाँ, जैसे जैसे हमने MBBS किया, क्योंकि काफ़ी पढ़ाई इसमें करनी पड़ती है, काफ़ी टाइम देना पड़ता है, डेडिकेशन देना पड़ता है। सो और पढ़ाई का ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी लंबा है। आप MBBS करते हैं, पहले आप PMT देते हैं, उसमें सिलेक्शन होना ज़रूरी है।
तो उस टाइम पे कोचिंग्स बहुत चला करती थी, बट मैंने कोई कोचिंग नहीं की, मैंने घर पे रह के पढ़ाई की क्योंकि उतने अफोर्डेबल उस टाइम थे नहीं। सो वो एक स्ट्रगलिंग पॉइंट था। उसके बाद जब मेरा PMT में सिलेक्शन हुआ, MBBS हमने किया। MBBS करने के बाद अगेन फिर एक स्टेप आता है जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगेन कंपटीशन की तैयारी फाइट करना पड़ता है। लकीली उसमें मेरा हो गया और मेरी मनचाही ब्रांच मिल गई। तो जब उस पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हम फील्ड में आए इनिशियली, और जब जॉब के लिए ढूंढा, तो फिर मुझे एक बार लगा कि यार इतना टाइम देने के बाद अगर ये हालत है तो कुछ और कर लेते। बट ऐसा सभी के साथ होता है। बट वहीं पर आपको पेशेंस की जरूरत होती है। बेसिकली वो एक स्टेप होता है, अगर आपने उसको क्रॉस कर लिया और अपने फील्ड में डेडिकेशन दिखा के अच्छी तरह काम किया, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। स्काई इज द लिमिट। ओके, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब भी लाइफ में हम एक कुछ अचीव कर लेते हैं और जब हम पहली बार कुछ करते हैं तो वो एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है प्रोफेशनली। तो जब आपने पहली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की होगी, आई डोंट नो कौन से ईयर में की होगी, तो कैसा क्या चल रहा था उस वक्त? आप नर्वस थे और कैसा मोमेंट था? क्या वो आपको याद है? आप शेयर करना? हाँ, ऑब्वियसली आप जब पहली सर्जरी या इस तरह की सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो नर्वसनेस तो होती है, क्योंकि देखिए दो चीज़ें होती है, एक फिजिशियन होता है, एक सर्जन होता है। जब आपकी तबीयत खराब होती है, फीवर हुआ, तो आप फिजिशियन के पास जाते हैं। फिजिशियन आपको कुछ मेडिसिन लिखते हैं। वो मेडिसिन आप इजीली ले सकते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है मेडिसिन असर नहीं करेगी और क्या होगा, नहीं करी तो दूसरे फिजिशियन के पास चले जाएंगे। बट जब आप सर्जरी कराने जाते हैं तो सर्जरी के नाम से ही आपको डर लगने लगेगा कि अरे मेरी सर्जरी होगी। और सर्जरी का मतलब ये होता है कि पेशेंट सीधे फिर अपने लाइफ के बारे में सोचने लग जाता है कि मेरी सर्जरी सही नहीं हुई, मैं बेहोश रह गया, मैं उठ नहीं पाया, तो फिर मैं जमीन पे नहीं रहूंगा, मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। तो वो एक पेशेंट आप पे इतना बिलीव करता है कि अपनी पूरी लाइफ आपको दे देता है। हाँ, बिल्कुल, कुछ टाइम के लिए। तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके लिए, क्योंकि सर्जरी में ये है कि अगर सर्जरी में कुछ भी गलत हुआ तो पेशेंट की पूरी लाइफ को ख़राब कर सकता है, उसकी पूरी फैमिली की लाइफ ख़राब हो सकती है। तो वो विश्वास जो फर्स्ट पेशेंट ने मुझ पर दिखाया था, तो मैं उनके लिए बहुत थैंक्सफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को दिखाया और उनको सर्जरी मैंने करी। और टचवुड वो आज भी बहुत अच्छे अपने पैरों पे चल रही हैं, दौड़ रही हैं, सारे काम कर रही हैं। सो इस सर्जरी का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि नॉर्मली होता क्या है कि नी पेन एक ऐसी चीज़ है कि आपको होता है, आप नेगलेक्ट करते रहते हैं, बट आपको ये नहीं पता होता कि उस सिंपल से नी पेन के कारण अगर आपको नी में पेन है और आपको वॉशरूम जाना है, तो जो वॉशरूम आप 1 सेकंड में जा सकते हो, नी पेन के कारण वहीं जाने में लोगों को 10-10 मिनट लग जाते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट ओल्ड एज में हमारे पेशेंट आते हैं कि सर हम करने जाते हैं तब तक हमारा यूरिन ही पास हो जाता है कपड़ों में। तो आप सोचिए कि कितनी वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। और इस सर्जरी के बाद उनकी ये लाइफ वापस से रूटीन नॉर्मल में आ जाती है। तो बिल्कुल लाइफ चेंजिंग चीज़ है। एंड आई गेस आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रहा होगा वो, जब आपने देखा कि इसके बाद के रिजल्ट्स इतने बढ़िया हैं। सो जैसे हम लोग के साथ एक चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई इवेंट है तो मैं इवेंट से पहले कोशिश करती हूँ कि थोड़ा फ़ोन ना चलाऊँ, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करूँ, स्टेज के पैर छूँ। तो कभी लाइक डॉक्टर्स के साथ क्या होता है जब आप कोई बहुत बड़ी सर्जरीज करने जा रहे होते हैं? कुछ ऐसे मंत्रा होता है जो आप लोग भी फॉलो करते हैं? देखिए भगवान को तो हम तो नहीं पता, और मैं तो मानता हूँ। और ऑब्वियसली हमेशा जब भी कोई सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो ईश्वर का नाम तो लेके जाना ही होता है, जाते ही हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि सर्जरी में पेशेंट के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए हमारे हाथों से। हर डॉक्टर अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है, जितना उसको आता है, जितना उसको नॉलेज है वो पूरा अपने पेशेंट पे अप्लाई करता है। बट फिर भी भगवान का साथ होना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ गलत पेशेंट के साथ नहीं होना चाहिए। तो वो हम हमेशा उसको फॉलो करते हैं। और अब तो खैर ऐसा है कि अब क्योंकि अब इतनी सर्जरीज कर चुके हैं तो ये सब चीज़ें दो होती है कि एक तो एक इनपुट आता है वो ब्रेन में जाता है, फिर आप सोचो, फिर उसको आउटपुट आप करो। बट अब ये चीज़ें स्पाइनल लेवल पे हो जाती है। स्पाइनल लेवल का मतलब आपको ब्रेन तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो चीज़ें आप डेली रूटीन में जब इतनी ज़्यादा करते हैं तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि वो नर्वसनेस या फिर ऐसा कुछ हो। बट हाँ, भगवान का नाम तो हमेशा सर्जरी से पहले लिया ही जाता है। ओके, सो जैसे आपने कहा कि आपका लाइक डेली वाला काम हो चुका है ये, तो उतनी नर्वसनेस आपको नहीं होती या कुछ भी आप उतना नहीं सोचते। बट जब हम सुनते हैं तो हमारे लिए लाइक ये बहुत बड़ी चीज़ है द पेशेंट के लिए, तो कि ऑब्वियसली सर्जरी हो रही है। और जैसे कि जनरली हम देखते हैं कि लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है। बट आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें 34 सर्जरीज आपने एक ही दिन में की है, जो कि मतलब मेरे लिए भी अभी ऐसा है कि कैसे कैसे पॉसिबल है ये। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑब्वियसली जब आप कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाते हैं जो दुनिया में किसी ने ना किया हो तो वो आपके लिए सबसे प्राउड मोमेंट होता है। डेफिनेटली, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और
जब मैंने ये किया था तो मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि यार आज मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाना है। मैं फैक्ट बताऊं तो मैं उससे पहले सिंगापुर गया हुआ था, और जब वहाँ से आ रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि हम सर्जरी करनी है, काफ़ी पेंडिंग सर्जरीज हो गई हैं। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद मैंने एक दिन में पेशेंट्स आए, कुछ उसके बाद कुछ ओकेशन था तो उन्होंने कहा कि हम अभी सर्जरी कराएंगे, तो मैंने सबको एडमिट करता गया। मैंने पेशेंट्स को एडमिट किया, उनका प्रॉपर फॉलो वर्कअप कराया। तो मैंने ये सोचा था कि अब सर्जरी अपन स्टार्ट करेंगे, अपन करते हैं। मैंने पूरे दिन सर्जरी की और मुझे नहीं पता कि मैं 34 सर्जरीज कब कर गया। मैं उस दिन 40 सर्जरीज करने वाला था, बट मेरे 4-5 पेशेंट्स मेडिकली फिट नहीं थे, इसलिए मैं नहीं कर पाया। बट जब उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने फिर सर्च किया उसको करने के बाद कि मैं देखूँ तो शरीर पर ने किया है वो सही है, तो मुझे पता लगा कि ऐसी इतनी सर्जरी किसी ने की नहीं है अभी तक। तो नेक्स्ट डे मुझे पता लगा कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। फिर मैंने ऐसे मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की कि लाइक अगर मिनिमम हम बात करें तो कितना टाइम लगा होगा एक सर्जरी में? मैडम एक सर्जरी में जो मेरा सर्जिकल टाइम है, लाइक इंसिजन लगाया और इम्प्लांट हमने डाला, वो मैक्सिमम 13 to 15 मिनट्स होता है। ये सुन के बड़ा अजीब लगता है, बट ये फैक्ट है, क्योंकि मैंने इसके लाइव वीडियोस भी शेयर किए हुए हैं, मैंने बनाए हैं कि कैसे 15 मिनट्स के अंदर ये सर्जरी परफॉर्म होती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टेक्निक एंड एक्सपर्टाइज। बट हाँ, आपके साथ जो टीम होती है उसका बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। आप जब सर्जरी करते हैं तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। आपने ऐसे हाथ किया, आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट आ जाता है नेक्स्ट टाइम, तो आपके असिस्टेंट को पता होता है कि क्या करना है। दूसरा आपकी एक्यूरेसी, और आप जिस फास्ट स्पीड से करते हैं, तो ऐसा करके ये सर्जरी 15 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाती है। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। अर्ली सर्जरी खत्म होने से होता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस भी कम रहते हैं। पेशेंट को खुद भी एक मोटिवेशन या वो उसको एक कॉन्फिडेंस बिलीव होता है कि यार 15 मिनट की तो सर्जरी है। नॉर्मली रिप्लेसमेंट का नाम सुनते ऐसा था, अरे तो बहुत बड़ा काम है, 3-4 घंटे लग जाएंगे। उसको हम बोलते हैं कि 15 मिनट की सर्जरी, तो सोचता है अरे तो बहुत छोटी चीज़ है, चलो हम करा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो इन चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, सो ये तो मेडिकल टर्म्स की हमने बात करी, लेकिन अगर पेशेंट की बात करें तो इन सर्जरीज के बाद लाइक कितना टाइम लगता है उनको रिकवर होने में या नॉर्मली चलने फिरने में? देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है सर्जरी का। जो मेरा प्रोटोकॉल है वो ये है कि सर्जरी होने के 3 से 4 घंटे के बाद पेशेंट को चलाना फिराना स्टार्ट कर देते हैं। वेरी अर्ली नेक्स्ट डे से वो ही वॉशरूम जाना स्टार्ट कर देते हैं, उसके सेकंड डे स्टेयर्स करा देते हैं। तो 2-3 दिन में पेशेंट बिल्कुल फिट होकर अपने घर जा सकता है। अगर हम उसको 2 नीज करते हैं ऑपरेट, तो 3-4 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं। अगर सिंगल नी ऑपरेट करते हैं तो सेकंड डे ही और शी विल बी एबल टू गो होम। वो घर जाके अपने सारे रूटीन काम कर सकते हैं। 2 to 3 वीक्स लगते हैं किसी को भी अपनी रूटीन लाइफ में वापस नॉर्मल आने में, जो पहले किसी टाइम पे 3-3, 4-4 महीने लगा करते थे। बिल्कुल। इतनी शॉर्ट सर्जरी अभी ये हो गई है। सो काफ़ी अच्छे एडवांसमेंट सर्जरी के अंदर हुए हैं, और मुझे लगता है कि एक लाइफ भगवान ने दी है, उस लाइफ को आपको एंजॉय करना चाहिए। अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि अभी तो मेरी लाइफ क्या है, अभी तो मैं 40 साल का ही हूँ या 40 साल की हूँ, तो मैं सोच रही हूँ 10 साल और निकालूं, पता लगा 10 साल में वो ऊपर चले गए, तो 10 साल भी आपने खराब किए। तो ऐसा नहीं है, आपकी जो भी लाइफ हो, अभी जब भी आपको लगे क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, उसको ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। बहुत अच्छे एडवांसमेंट हो चुके हैं, बहुत अच्छी लाइफ इम्प्लांट्स की आ गई है आजकल। 25-25, 30-30 साल कहीं नहीं जाते। वेरी ट्रू। सो लाइक आपने बहुत ट्रैवल किया है, आप अलग अलग कंट्रीज गए हैं जहाँ पर आप डॉक्टर्स से मिले, बहुत सारा एक्सपीरियंस आपने लिया, तो वो मोमेंट कैसा था? बिकॉज हमारे यहाँ की आई होप चीज़ें अलग होगी, हमारे यहाँ मेडिकल टर्म्स में चीज़ें अलग तरह से काम करती होंगी, वहाँ पर आपको अलग तरह का एक्सपोजर मिला होगा, तो क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। लर्निंग हमेशा चलती है, लाइफ टाइम चलती है। जब हम बाहर जाते हैं या बाहर वाले डॉक्टर्स यहाँ आते हैं, तो हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। मैं जाता हूँ तो वो मेरे से, उनको कुछ लगता है कुछ नई चीज़, मुझे उनसे लगता है कुछ नई चीज़, वो हम गेन करते हैं। बट ये फैक्ट है कि जितने सर्जिकली स्किल्ड डॉक्टर इंडिया के हैं, वैसे पूरी दुनिया में नहीं है। मैं फैक्ट बता सकता हूँ इस चीज़ को। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं बाहर कंट्रीज़ में, क्या है कि लोग जो जितने भी लोग हैं वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत अवेयर हैं। उनको जरा सा पेन वगैरह हुआ, कुछ हुआ, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, एक्सरेज कराते हैं। डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि आपको आर्थराइटिस है, जस्ट गो फॉर रिप्लेसमेंट सर्जरी। वो बहुत इजीली वो चले जाते हैं। यानी बहुत कम डिफॉर्मिटीज़ में अर्ली स्टेजेस में वहाँ पे ऑपरेशंस हो जाते हैं। बट हमारे यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं, अगर आप किसी दिन मेरे साथ ओपीडी में बैठेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि उनको या तो कोई व्हील चेयर पे लेके आते हैं या कंधे से 2 लोग पकड़ के लेके आते हैं। उनके पैर इतने टेढ़े होते हैं कि अगर आप देख लो तो आप डर जाओ। जब बिल्कुल हाँ, मतलब ये होता है कि बिल्कुल रेंगने वाली जो पोजीशन जिसको बोलते हैं, वहाँ हैं। उस पोजीशन में उन पैरों को, टेढ़े पैरों को ठीक करना, सीधा करना, उनको डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना, जो बाहर के डॉक्टर्स ने देखी ही नहीं होती। सही बात, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। उनको करेक्ट करना है तो वो स्किल तो सिर्फ हमारे पास ही है, और उसके लिए मुझे प्राउड फील होता है कि मैं इंडिया में हूँ।
और इंडिया में सर्जरी परफॉर्म करता हूँ और मुझे बहुत प्राउड है कि मैंने इंडिया में रह के ये सारा काम सीखा और यहाँ सर्जरी करी, क्योंकि मैं अपने आप को, मैं जब बाहर जाता हूँ तो फील करता हूँ कि मैं बहुत स्किल्ड हूँ। वाओ, मतलब काफी पॉजिटिव मैसेज है ये आई गेस सभी के लिए, स्पेशली यूथ के लिए जो ये सोचता है कि मतलब क्या ही करना है देश में। तो ये बहुत सैड रियलिटी है सर जो आपने बताई कि ओपीडी में आपके पास ऐसे लोग आते हैं, और मुझे जान के बिल्कुल हैरानी इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने घर में एक दो ऐसे लोगों को जरूर देखते हैं और ये शायद सबके साथ ही हाल होगा। तो आई होप हम सब मिलके ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ और लोग ज़्यादा अवेयर हो पाएँ हेल्थ के लिए। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे डॉक्टर्स लगातार इतना काम करते रहते हैं और मुझे लगता है कि बाकी प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो उससे कई ज़्यादा हेक्टिक लाइफ आप लोगों की होती है, बिकॉज काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या सर्जरी आ जाए, कब पेशेंट आ जाए, कुछ पता नहीं होता है। सो इतने सारे आपको अवार्ड्स मिले, इतने सारे अप्रिसिएशन सभी थ्रू आउट दी जर्नी आपको मिलता रहा है, लेकिन एक ऐसा कोई मोमेंट आपको याद है जो आप शेयर करना चाहेंगे जो बहुत ही हार्ट वार्मिंग था, या मतलब आपको उस टाइम ऐसा फील हुआ कि यार ये रियल कमाई है, ऐसा मोमेंट कोई? हाँ, मेरी एक पेशेंट थी, उसकी एज होगी अराउंड 21-22 ईयर्स। तो उस टाइम पे उसको बचपन से ही उसके पैरों में इतनी डिफॉर्मिटी थी कि वो ऑलमोस्ट अपनी सुसाइड लेवल पे आ चुकी थी कि मैं सुसाइड करूंगी। उसके घर वालों ने मुझे बताया, क्योंकि उसका चलना फिरना, उसको इनफैक्ट गोदी में उठा के उन लोगों को वॉशरूम ले जाना पड़ता था। और बोलना तो नीचे, बट बताऊं कि उसको जब उसके मेंसेस स्टार्ट हुए थे तो वो अपने उसको हाइजीन को नहीं मेंटेन कर पाती थी। उसकी मदर भी नहीं थी, सिर्फ फादर ही उसको करते थे वो सारी चीज़ें। तो बहुत ही ऐसी चीज़ थी। तो उसके फादर आके रोने लगे कि ये सब चीज़ें हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, बोला है कि इसके रिजल्ट्स पता नहीं कैसे रहेंगे, नहीं मिलेंगे। तो उस पेशेंट को वो मेरा अभी तक का सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स केस है जो मैंने किया है, और उसको काफ़ी मीडिया में भी वो हाईलाइट हुआ था उस टाइम पे। अलवर की पेशेंट थी, तो उनको मैंने किया था, उनके दोनों हिप रिप्लेसमेंट किए थे। और उसको करने के बाद टचवुड लकीली वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गई, उसकी शादी भी हो गई, और उसने भी शादी में मुझे कार्ड भेजा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि यार रियली ये काम मैंने किया है। हाँ, वाओ, मतलब सच में पैसे कमा लेते हैं हम, बहुत जिंदगी में कुछ कमा लेते हैं, बट ये चीज लाइक बहुत रेयर होती है अर्निंग। सो नाइस, मतलब मुझे भी सुन के ऐसे बड़ा इमोशनल फील हो रहा है कि इस तरह से लोग परेशान होकर पहुंचते हैं और जब इलाज मिल जाता है तो दैट्स वेरी ग्रेट। सो बहुत सारे मिथ्स हैं, मतलब हमारी इंडियन सोसाइटी में मैं कहूँ, या हम जो घरों में रहते हैं, हमारी मम्मी दादी हम सब सुनते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करने वाली हूँ जो मैं चाहूँगी कि वो मिथ्स आप ब्रेक करें। तो सबसे पहले एक जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि खड़े होकर जब हम पानी पीते हैं तो उससे हमारे घुटने खराब हो जाते हैं, तो कितनी सच्चाई है इस बात में? हाँ, ये बहुत कॉमन एक सवाल है या मिथ है जो लोग बोलते हैं। और देखिए, साइंटिफिकली ऐसा कुछ प्रूवन नहीं है कि खड़े होने से घुटने खराब हो जाते हैं। हाँ, वो ज़रूर है कि बड़े बुजुर्ग लोग हमेशा कहते हैं कि आप चाहे खाना खाएं या पानी पिएं, वो आपको तसल्ली से बैठ के पीना चाहिए। हर काम वो काम आपको आराम से करना चाहिए, बट साइंटिफिकली देयर इज नो एनी एविडेंस कि इस तरह से खड़े होकर अगर आप पानी पीते हैं तो आपके नीज पे स्ट्रेस आता है या फिर वो खराब हो जाते हैं। ओके, मतलब अगर मम्मियाँ ये देख रही हैं तो प्लीज़ बच्चों को प्रेशराइज करना बंद करें। और एक और चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं और बहुत ज़्यादा देखते हैं, मतलब स्पेशली फीमेल्स की मैं बात करूँगी, कि मेंस तो फिर भी थोड़े अवेयर हैं, या ये कहूँ कि उन्हें पसंद होते हैं शूज़ पहनना, तो वो चाहे पसंद के कारण या कंफर्ट के कारण, बट फीमेल्स में ये अभी अवेयरनेस बहुत कम देखने को मिलती है। तो जो फ्लैट सैंडल्स पहनी जाती हैं डेली वेयर में या वॉक करने के लिए, वो कितना असर डालती है लाइक हमारी नी हेल्थ पर या जॉइंट हेल्थ पर? अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली हमारी इंडियन सोसाइटी में ये कि हम लोग सिर्फ अपने ऊपर जो कपड़े पहनते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और फुटवेयर्स को हमेशा नेगलेक्ट करते हैं। ये बहुत कॉमन है, बट लकीली अभी अवेयरनेस काफ़ी आने लगी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितनी भी फ्लैट्स हैं या सैंडल्स हैं या इनफैक्ट शूज़ जो होते हैं, जो फॉर्मल शूज़ हम नॉर्मली पहनते हैं, ये आपके जॉइंट्स के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। ऑलवेज ट्राई टू वेयर स्पोर्ट शूज़। आप जितना हो सके स्पोर्ट शूज़ पहने। इनफैक्ट आजकल फॉर्मल शूज़ भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, इनमें कुशन होता है। बेसिकली होता है कि जब ये वॉक करते हैं या लंबे टाइम खड़े रहते हैं तो जो इम्पैक्ट आप ज़मीन पर डालते हैं उसी का से काउंटर इम्पैक्ट भी आता है। वो इम्पैक्ट आपके जॉइंट्स को डैमेज करता है। सो उस इम्पैक्ट को झेलने के लिए या उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए आपके जो शूज़ हैं वो कुशन होने ज़रूरी हैं उनमें बहुत अच्छे। तो अभी आप देखेंगे आजकल शादियों में भी ऊपर साड़ी होती है बट नीचे स्पोर्ट शूज़ पहनने लग गए हैं लोग। बिल्कुल। उसको देख के लगता है कि अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि फुटवेयर्स
आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके पैर में आप सोचिए कांटा भी लग गया ना तो आप किसी शादी में नहीं जा सकते। तो पैर बहुत ज़रूरी हैं, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं से सारा इम्पैक्ट हमारे पूरी बॉडी पे आता है। तो हमेशा स्पोर्ट शूज़ पहने ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल वो बेटर है। ओके। और अभी मुझे ऐसे याद आ रही है बात कि रिसेंटली किसी ने एक बात कही थी बड़ी खूबसूरत कि अगर इस ज़माने में औरतों को स्पोर्ट शूज़ दे दिए जाएं तो दुनिया बदल सकती है। तो सही है, हमें भी ऐसा लगने लगा। हाँ, मतलब मुझे बड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, बिकॉज आप सोचिए कितना कुछ ठीक हो जाएगा, जो तकलीफें बहुत लंबे उम्र तक जैसे आपने कहा कि लोग झेलते रहते हैं वो नहीं होगा। तो एक और चीज़ है जिसको लेकर मेरे अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है, जैसे कि हम सब स्मार्ट वॉच आजकल पहनते हैं तो उसमें स्टेप्स काउंट तो होते ही हैं, वो अच्छी बात है। और मेरी वॉच में मैं अक्सर स्टैंडिंग गोल्स अपने कंप्लीट करती रहती हूँ। तो फिर कहीं पर मैंने पढ़ा कि आपको ज़्यादा देर एक ही जगह पर नहीं खड़े होना चाहिए, बिकॉज उससे भी घुटनों में प्रॉब्लम होती है। तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है कि जब तक आपके नीज में पेन नहीं है, एक्चुअली वॉकिंग इज गुड। वॉकिंग करना, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि बोन में कैल्शियम डिपॉजिट होता है, तभी वो हेल्दी रहेंगी। अगर उनसे कैल्शियम निकल जाएगा तो हम उसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। बोन में कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए, आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए उन पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस पड़ना ज़रूरी है। ओवर स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस पड़ना ज़रूरी है। वो स्ट्रेस तब होगा जब आप वॉक करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करिए। बट अगर आपके नी में पेन शुरू हो गया है, कभी आपको लगने लगा कि मुझे स्टेयर्स में पेन शुरू है, स्टेयर्स करने में मुझे पेन हो रहा है, तो जस्ट अवॉइड स्टेयर्स, बिकॉज स्टेयर्स ज़्यादा करना और नीचे ज़मीन पे उठ के बार बार उठना बैठना, ये दोनों ही चीज़ें आपके नी जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। सो खड़े रहने का भी ऐसा होता है कि जो लोग बहुत लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में खड़े रहते हैं, उनके भी नी पे बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस होने के कारण उनकी नी में आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए ये एक सिंपल फंडा है कि आप जब भी किसी चीज़ को ओवर यूज करेंगे, अति हर चीज़ की बेकार होती है कहावत है, तो ओवर यूज करेंगे तो ऑब्वियसली उसको आर्थराइटिस जल्दी होगा। वॉक आप कितना भी करिए कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत लंबे टाइम तक एक ही जगह आप खड़े हुए हैं, स्टैंड स्टिल हैं, तो आप बीच में उसको रेस्ट दीजिए, बैठिए, स्ट्रेचिंग करिए, इस तरह के मूवमेंट्स करने ज़रूरी है। ओके। और जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर में नीचे बैठना, वो आलती पालती मार के बैठना जैसे हम कहते हैं, वो बड़ा रिलीजियसली भी अच्छा माना जाता है। और कहते हैं कि मतलब आजकल अगर कोई बच्चे नहीं बैठ पाते तो उनको ऐसे बुली किया जाता है कि तुमसे तो यही नहीं हो पा रहा है। तो मतलब ये एक एज के बाद हमें कम करना चाहिए, या नीचे बैठना ओवरऑल ही अच्छा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपने को एक एज के बाद कम करना चाहिए। बेसिकली क्या है कि जब तक आपको कोई सिम्टम नहीं है, आप यंग एज है, बच्चे हैं, या फिर 30-35 में, आप स्टेयर्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे उठिए बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारे काम करिए। बट जब भी आपको ये लगने लगे कि मुझे अब मेरे को नीचे बैठने उठने में पेन होने लग गया है, या फिर स्टेयर्स करने में पेन होने लग गया है, देन यू हैव टू अवॉइड। तब फिर उसको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप फिर आप कंटिन्यूस उस प्रोसेस को करते जाएंगे तो वही चीज़, वो आर्थराइटिस जो है वो धीरे धीरे स्टेज 4 में आ जाएगा और बहुत जल्दी उसका प्रोग्रेशन होगा। उस टाइम पे आपको अवॉइड करना है, अदरवाइज यू कैन डू ऑल योर रूटीन एक्टिविटीज। ओके। और जैसे अभी पेरिस ओलंपिक जब हुआ था तो उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें कंपैरिजन हो रहा था, मतलब कि बाकी कंट्रीज में जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो क्या करते हैं, और हमारे यहाँ पर जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उनको कैसे ट्रीट करते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं। लाइक अभी तो वीडियोस बनाने लगे हैं और ये सब कुछ, तो इसलिए लाइक वो ट्रोलिंग चल रही थी कि मेडल हम नहीं ला पा रहे। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जो यंग पेरेंट्स हैं जो अभी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि उनको क्या एक आप एडवाइस करना चाहेंगे कि फिजिकली अगर बच्चों की हेल्थ की बात की जाए तो बचपन में ही क्या क्या चीज़ें उनसे करवानी चाहिए और किस तरीके से उनकी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए जिससे आगे चल के ये प्रॉब्लम बहुत फ्रिक्वेंटली ना हो? देखिए, मैं इसको अगर आप वैसे बात करें तो जब बच्चे का बर्थ होता है तभी से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो न्यूट्रिशन आपने लिया है उसका इम्पैक्ट आगे भी आता है। ये फैक्ट है, जैसा लोग पहले बुजुर्ग लोग बोलते थे। मेरे कई वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ आपको। जब बच्चे का बर्थ होता है तो शुरू में मदर उसको ब्रेस्ट फीड कराती है। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, देखा जाता है, ये मैं अपने सारे ओपीडी के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। कई मदर्स आती हैं, वो अपने बच्चे के साथ आती है, उसके बच्चे को 1.5 या 2 साल हो चुका होता है। वो आती है, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो हम कुछ मेडिसिन भी नहीं दे सकते, सिंपल कैल्शियम विटामिन डी। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका बच्चा कितने साल का है? बोले सर 2 साल का है, 1.5 साल का है। तो भी ब्रेस्ट फीड करता है? हाँ, भी ब्रेस्ट फीड कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है और ये बहुत गलत भी है। एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो 6 मंथ की ही अच्छी होती है। ओके। क्योंकि होता क्या है कि 6 मंथ के बाद अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगे
उसको तो अपनी ग्रोथ के लिए कैल्शियम विटामिन डी चाहिए, सही वो बात। कहाँ से लेगा? वो आपकी मदर से लेगा, अपनी माँ से ही लेगा, उस ब्रेस्ट फीड से आ रही है, absorb हो गया। और वो कैल्शियम विटामिन डी बेसिकली आपकी बोन में से आ रहा है, समझ रहे हैं आप? तो होता क्या है कि फिर 6 महीने तक आपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया, इनफैक्ट इस पे रिसर्च और स्टडीज पेपर्स भी हैं, 2 ग्रुप्स बनाए गए, ऐसे बच्चे जिनको 6 महीने तक सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराया, उसके बाद उनको सप्लीमेंट स्टार्ट कर दिए, जो पाउडर फीड या इस तरह का आता है वो स्टार्ट करे। उनकी बच्चे और माँ का एक ग्रुप बनाया गया, और एक ऐसे बच्चे और मदर का ग्रुप बनाया गया जिन्होंने 1.5-2 साल तक यानी 6 महीने के बाद भी सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराया। तो यही पाया गया कि जिन लोगों ने 6 महीने के बाद भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराया है, उनकी मदर की हेल्थ भी खराब हो गई और बच्चों की हेल्थ भी खराब गई, उनकी बोनी हेल्थ, क्योंकि दोनों में ही डेफिशिएंसी हो गई कैल्शियम एंड विटामिन डी, क्योंकि बच्चे को तो जैसे ग्रोथ हो रही है उसको कैल्शियम विटामिन डी ज्यादा चाहिए, मदर के पास भी तो एक स्टोरी तो है, मतलब वो कितना दे सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप अगर शुरुआत से देखें तो ये शुरू से ही चीजें शुरू हो जाती हैं, कैसे बोन हेल्थ को आपको मेंटेन करना है। सो 6 मंथ के बाद बिल्कुल आप उनको फार्मूला फीड्स वगैरह स्टार्ट करें, और सप्लीमेंट्स और नॉर्मल जो घर में खाना होता है वो स्टार्ट करें, और आप ब्रेस्ट फीड बंद करें कराना, और आपको कैल्शियम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। बच्चा शुरू से हेल्दी होगा, फिर उसको स्पोर्ट्स में डालें, उसको एक्टिवली। अच्छा, दूसरा ये कि आजकल मोबाइल का तो खैर क्या बताएं, आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे ही अब मोबाइल देख के खाना खाते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि उससे बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। अब आप बैठे हैं लैपटॉप पे कंटिन्यूस बैठे हैं, तो वही सेटिंग, आप जितना सेटिंग करेंगे आपकी बोन्स और जॉइंट्स खराब होंगे। ओके, जितनी देर की भी सेटिंग है उससे आपकी बैक खराब होगी। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि सर हमारे तो हाथ में सूनापन आने लग गया है, तो पूछते हैं क्यों, तो पूरा टाइम गर्दन झुका के लैपटॉप पे काम करते हैं, तो यहाँ पे नर्व कंप्रेशन हो जाते हैं। तो उनको हम सलाह देते हैं कि आप लैपटॉप पे कम काम करें, या फिर करना ही है आपका जरूरी तो उसको एटलीस्ट अपने आंखों के बराबर लेवल पे रखें। ओके, मतलब किसी भी चीज़ को आप इस तरह से यूज़ करें, ना कि इस तरीके से। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी रूटीन की चीज़ें हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। ओके, और इसी तरह बच्चों को मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कराएं, उनको गेम्स में डालें, उनको एजुकेशनल स्पोर्ट्स में डालें, ताकि उनकी ओवरऑल लास्ट एज तक हेल्थ अच्छी रहे। अदरवाइज तो फिर आजकल हम देख रहे हैं कि क्या हालत हो रही है, हमें 35-40 ईयर्स में रिप्लेसमेंट्स करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो सेम अगर मैं डाइट का आपसे पूछना चाहूँ कि क्या हमें शामिल करना चाहिए और क्या नहीं, स्पेशली बाकी सारी चीज़ों का मुझे लगता है बहुत बेसिक नॉलेज लोगों को होता है, लेकिन जब बोन्स की बात आती है तो दूध के अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और जनता जानती भी है। तो देखिए ऐसा है कि मिल्क जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम नहीं होता है। तो अगर कोई आदमी ये बोलते हैं कि हम 2 ग्लास दूध डेली पी लेते हैं बस सफिशिएंट है, नहीं, आपकी कैल्शियम की पूर्ति उससे हो ही नहीं सकती। ओके, है ना, आप सिर्फ वो एक आपको ऐसा भ्रम रहेगा कि मैंने दूध पी लिया मेरा कैल्शियम पूरा हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो डेयरी प्रोडक्ट्स को आप अपनी डाइट में डालें, जिसमें दूध आता है, दही आता है, पनीर आता है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। फॉक्स सीड्स आते हैं, मखाना जिनको बोलते हैं, वो एक बहुत अच्छा सोर्स है, उनको आप कभी भी खा सकते हैं, उसमें कभी भी ले कैल्शियम सकते होता हैं, है। उसमें बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, ठीक है ना। ड्राई फ्रूट्स में जैसे अखरोट जिसे हम बोलते हैं, वॉलनट, उसको आप भिगो के खा सकते हैं, वो आपकी जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, उसमें वो ऑयल जैसा कुछ तो भी ऑयल होता है? जैसा तो नहीं, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वो बेसिकली आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। टर्मरिक जो है वो जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, वो एंटीऑक्सीडेंट होती है। ऑक्सीडेशन से हमारी बॉडी खराब होती है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें डाइट में लेने चाहिए। सो विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, फिश ऑयल जिसको बोलते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, ईवीओ के नाम से भी आते हैं, तो वो आपको लेने चाहिए डेली डाइट में। इस तरह की डाइट्स को अगर आप जैसे फ्रूट्स हुए, सैलेड हुआ, ये जो कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने बताया, लाइक वॉलनट हुआ, विटामिन ई हुआ, विटामिन सी हुआ, सिट्रस फ्रूट जो हुए, इनको अगर आप अपनी डाइट में डालेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, तो ये कैल्शियम विटामिन डी की पूर्ति भी करेंगे और साथ में आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन को भी रोकेंगे। इट्स लाइक वर्क लाइक अ एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, ये हमें आपकी डाइट में इंट्रोड्यूस करने चाहिए। ओके, सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, मतलब मुझे ही जान के अच्छा लगा। जैसे मैं मखाने बहुत खाती हूँ पर मुझे आज तक नहीं पता कि चलो आपकी हड्डियाँ फिर बन गई। उसमें अच्छा क्या है। तो थैंक यू सो मच, मतलब दूध के अलावा हमें सच में बचपन से नहीं बताया गया। सो एक और चीज़ है जो घरों में हमें देखने को और सुनने को मिलती है, सबसे ज़्यादा बोला जाता है कई बार कि जब भी बच्चे दूध नहीं पीते हैं तो शायद या तो घर वालों को खुद ही एजुकेशन नहीं है, तो क्या मतलब जो इंसान बिल्कुल भी नहीं, मिल्क का कंजप्शन है ही नहीं उसकी लाइफ में, तो बहुत खास कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें नो डाउट वेजिटेरियन लोगों में कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स वही होता है। तो और मुझे लगता है कर्ड इज मोर बेटर देन मिल्क। जो दही होता है वो ज़्यादा बेटर होता है, वो आपके एब्डोमेन को, के जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लोरा को बहुत मेंटेन करके रखता है। तो अगर वो मिल्क नहीं ले रहे तो उनको किसी और फॉर्म में, लाइक
बटर मिल्क हो गया या फिर कर्ड हो गया या फिर लस्सी बना दिया, किसी फॉर्म में आप उसको लें, बट हाँ डेयरी प्रोडक्ट्स तो ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, वो नहीं ले सकते, तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होने के, तो देन यू हैव टू टेक सम सप्लीमेंट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स और विटामिन सप्लीमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे, अदरवाइज ऑस्टियोपोरोसिस और जॉइंट प्रॉब्लम बहुत जल्दी स्टेज में स्टार्ट होती है। ओके, सो एक और चीज़ है, जैसे दवाइयों से, सर्जरी से और हॉस्पिटल के नाम से हमारे यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी मतलब कितना गलत है या कितना सही है ये बात कि जब भी जैसे आपने कहा कि सब कुछ खाने से आपको नहीं मिल जाएगा, नेचुरली एकदम नहीं मिल जाता, तो आजकल यंगस्टर्स को जब हम देखते हैं तो वो पहले से ही सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, दवाइयाँ जैसे कैल्शियम की खुद से ही खानी स्टार्ट कर दी और भी जो वाइटामिन की दवाइयाँ हैं, तो क्या ये खाना गलत होता है या आपको नेचुरली ही कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल ये खाना गलत होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि ये ओवर द काउंटर ड्रग्स में आती हैं, नहीं आप कभी भी जाइए आपको कुछ भी मिल जाएगा मेडिकल शॉप पे, आप कहीं भी जाएंगे आपको कोई पेन किलर मिल जाएगा, कोई भी कैल्शियम मिल जाएगा, विटामिन डी मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप लेंगे आपको ये नहीं पता कि उसकी डेफिशिएंसी आपको है भी कि नहीं, तो फर्स्ट आपको डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए, आपका रूटीन चेकअप कराना चाहिए, इफ़ यू हैव विटामिन डेफिशिएंसीज देन यू हैव टू टेक, अदरवाइज अपने मन से आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनका ओवर कंजप्शन आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो आपको ऑब्वियसली अवॉइड करनी चाहिए। और सप्लीमेंट्स के नाम पे आजकल सबसे कॉमनली यूज़ हो रहे हैं वो तो ये वे प्रोटीन्स और प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ज़्यादातर 25-30 ईयर्स के लोग होते हैं, जिम गोइंग लोग होते हैं, जो सप्लीमेंट्स वहाँ पे लेते हैं, उनको नहीं पता उनके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, मुझे लगता है उनके अंदर स्टेरॉइड्स काफ़ी मात्रा में होते हैं, जिससे उनको फील गुड फैक्टर आता है, वो उनकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, बट वो हमारे पास हिप का रिप्लेसमेंट करवाने आते हैं, उनको एवीएन हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन हिप का बंद हो जाता है। सो मेरा तो ये कहना है कि जहाँ तक हो सके आपको सप्लीमेंट्स अवॉइड करने चाहिए, स्पेशली ये जो डब्बा बंद सप्लीमेंट्स आते हैं जो जिम में देते हैं, वो बहुत हार्मफुल हैं आपकी बॉडी के लिए, वो इनफैक्ट आपकी किडनी फेल कर सकते हैं, आपके जॉइंट्स को खराब कर सकते हैं। ओके, सो एक लास्ट मिथ और है जो मैं चाहूँगी कि आप ब्रेक करें, और इसके बारे में हम ऑफ एयर अभी जब बात कर रहे थे तो आपने बताया था, जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में लोग अगर कहीं पर उन्हें चीप और नेचुरल इलाज मिल रहा है तो वो भागते हैं उसकी तरफ, तो कई बार ऐसा होता है जैसे किसी एक ने वो इलाज अपनाया और उससे फ़ायदा हुआ तो वो 4 लोगों को बताता है, एंड देन 4 लोग डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ के उसी इलाज की तरफ भागते हैं। सो जैसे कुछ लोग इंजेक्शंस लगाते हैं कई बार छोटी छोटी जगहों में, और लोग सोचते हैं कि इससे फ़ायदा लगेगा, जो घुटनों में इंजेक्शन लगते हैं कई बार हमने सुना है, और बड़े सस्ते में वो लग जाते हैं, तो उनका क्या सच है और आपके पास कैसे केसेस आते हैं उसके बाद? देखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग पूर्वज कहते थे या आयुर्वेद में जो भी लिखा हुआ है, अगर आप उनको प्रॉपरली फॉलो करते हैं बीमार होने से पहले, तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद का और इन सब चीज़ों का रोल प्रिवेंशन में बहुत है। अगर आप उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे ही, ठीक है। बट होता क्या है कि अभी वो चीज़ें फॉलो नहीं हो रही, आप बीमार पड़ गए। अब लोग जो नीम हकीम या ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे छोटी छोटी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, कुछ पाउडर सा बना के दे देते हैं, पाउडर बना दिया, कोई इंजेक्शन लगा दिया, तो बेसिकली उसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं। ओके, स्टेरॉइड ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी बीमारी में दे दीजिए, पेशेंट को बहुत अच्छा लगेगा एक बार तो, कि बस मैं तो, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। बट उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स या साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि जब वो उस चीज़ से गुजरेगा तो उसको फील होगा कि ये मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की। तो बहुत सारे हमारे पास ये जॉइंट्स